हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, जब भी आप चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हो स्टेट लाइंस एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 11 से 16। इनमें से ज़्यादातर एग्जांपल्स आपको कठिन लगते होंगे, तो हम इनको यहाँ पे आसानी से समझने वाले बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये एग्जाम्पल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिसलेनियस एग्जाम्पल 11 से 16 ये हम करने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की, और इन सबका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, इफ द लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब कि यहाँ पर तीन लाइंस की इक्वेशंस दी गई है, और हमसे बोला गया है कि जो ये लाइंस है ना, ये कॉन्करेंट हैं, और हमें के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप के को देख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन का क्या मतलब होता है? देखो, अगर तीन लाइन कॉन्करेंट है तो इसका मतलब है कि ये लाइंस जो हैं वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे लाइंस जो भी हैं उनका एक ही कॉमन पॉइंट है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किन्हीं दो लाइंस को सॉल्व करो और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। वही इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी लाइन पे भी होगा और उसको सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखो हम यहाँ पे बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, जो पहली इक्वेशन दी गई है वो क्या है, 2x + y - 3 = 0, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 ना बोल के बोलता हूँ लाइन 1, मतलब ये समझ लो लाइन 1 की इक्वेशन है, ठीक। इसी तरह से लाइन 2 अपने पास क्या है सर, 5x + ky, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, = 0। इसको मैं बोल देता हूँ कि चलो ये लाइन 2 की इक्वेशन है। और इसी तरह से एक और लाइन दी गई है, 3x - y - 2 = 0। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये लाइन 3 की इक्वेशन है। लाइन 1 2 3 मैंने फिगर में से दिखा दी, दिखाना खैर जरूरी नहीं है, बट मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं उसको ए बोलूँ और इसके कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ चलो एक्स वाई, है ना, जनरली मैंने बोल दिया एक्स वाई, तो मुझे एक्स वाई निकालना है। तो देखो, सबसे पहले लाइन 1 लाइन 3 को हम सॉल्व करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये वाली इक्वेशन ऐड कर देते हैं हम, सीधा सीधा ये वाली इक्वेशन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से, ठीक है, y से y - y 0 हो गया, 2x 3x कितने x हो गए सर, 5x हो गए, ठीक है। 3 और 2 यानी -5 उधर जाएगा, मतलब +5। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई आपको 1 सर। x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत ऐसी खास होनी नहीं चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 1 मिल गई। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, पुट x = 1 इन इक्वेशन ऑफ लाइन 1। मान लो लाइन 1 में मैंने पुट कर दी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x + y, यहाँ पर देखो क्या था, 2x, x की जगह 1 आ गया, प्लस में y - 3 = 0 है। इसको सॉल्व कर लो, तो 2 - 3 -1 उधर जाएगा +1, यानी कि y की वैल्यू भी 1 आ गई सर। y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जो ये पॉइंट है ये 1,1 है सर, ये जो पॉइंट A है ये 1,1 है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो अभी हमने सॉल्व किस किस को किया, इसको जरा ध्यान से देखना। अभी हमने सॉल्व किया लाइन 1 एंड लाइन 3 को, इसका मतलब लाइन 1 एंड लाइन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, x1 y1, है ना। और वही तो, ठीक है, यहाँ पे x1 y1, यही इंटरसेक्शन पॉइंट तो तीसरी लाइन पे भी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइन 1 एंड, हमने सॉल्व किसको किसको किया है, लाइन 1 को एंड लाइन 3 को। लाइन 1 एंड लाइन 3 इंटरसेक्ट एट 1,1, ठीक है, 1,1 पे इंटरसेक्ट करती हैं। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो पॉइंट ए है यानी कि 1,1 विल ऑल्सो सेटिस्फाई, कौन सी लाइन रह गई थी, 1 और 3 2, है ना, विल ऑल्सो सेटिस्फाई लाइन 2 एज लाइन आर कॉन्करेंट, क्योंकि लाइन कॉन्करेंट का मतलब ही है कि तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से होकर जाती है, मतलब किन्हीं दो का इंटरसेक्शन निकालोगे, वो जो तीसरा बच गया उसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एज पॉइंट दिस विल ऑल्सो, मतलब हमें बोलूँगा, ठीक है, मैं फिर, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो जो लाइन बच गई यानी लाइन 2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एज लाइंस आर कॉन्करेंट, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ठीक। अब देखो यार, अब बस आपको क्या करना है, जो तीसरी लाइन बच गई थी उसको उतारो। तीसरी लाइन बच गई थी वो क्या है, 5x
तीसरी लाइन मतलब लाइन 2, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 को हमने सोल्व किया था। 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। x की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1, वाई की जगह 1 रखोगे तो k इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 में से 3 क्या 2 उधर जाएगा, 2 माइनस का, यानी k बराबर आ गया -2। और हमें k ही तो निकालना था ना सर, निकाल दिया। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया ये 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया। और क्योंकि अगर ये 1 1 है तो ये 1 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब k की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है ना? ये इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा था? बहुत ही ईजी था, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स में सबसे आसान यही था। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। वैसे PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, AK स्टडी प्लस सर्च करना, ठीक है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए आप शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्या है वो समझा देता हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जाम्पल में रखा गया है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम पॉइंट दिस मेजर्ड along the line making an angle of 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पर एक लाइन दिया गया है या दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो आप कह सकते हो कि ये तो फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालने का, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि जब हम किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे थे इससे पहले, तो असलियत में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे थे। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस तो निकालना है, लेकिन किसी लाइन के अलोंग निकालना है। और वो लाइन जिसके अलोंग निकालना है वो इतने डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, तो फिगर समझाता हूँ, फिगर समझ में आ जाएगा। देखो समझो कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस हो और आपके पास वाई एक्सिस हो, ठीक है, आपके पास क्या हो, वाई एक्सिस हो, तो जरा इसको विजुलाइज करते हैं थोड़ा अच्छे से। देखो जो इक्वेशन पहले बताई गई आपको वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखोगे तो y इक्वल टू 4x आ जाएगा, है ना। y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 4x आ जाएगा, है ना। इसको बोल देते हैं लाइन 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें इसी लाइन का डिस्टेंस उस पॉइंट से निकालना था। ये लाइन कैसे बन रही होगी, रफली बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रफ में भी सेमी रफ मतलब कि जहाँ तक ठीक ठाक बन सकता है उतना हम ध्यान रखेंगे। जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी 0 है मतलब ये ओरिजिन से पास करती है, स्लोप इसका पॉजिटिव है मतलब एक्यूट एंगल पे जाती है ना। वो एंगल कितना है हमें नहीं पता, इसलिए हम बिल्कुल एक्यूरेट तो यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ट्राई क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं सर कि कम से कम सेमी रफ फिगर बने, मतलब कि ओरिजिन से होके जाती है कम से कम, ये तो हम दिखा पाए, ठीक है। ओरिजिन से होके जा रही है लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4x, ये है अपना ओरिजिन। चलो इसको मैं लाइन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन 1 जो है इसी का डिस्टेंस निकालना था उस पॉइंट से। अगर देखो ये आम क्वेश्चन होता, हम बोलते हैं x 1 2 3 4 कहीं होगा, y ऊपर 1 आ जाओ, है ना। तो मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, ये है पॉइंट A बोल दो 4,1। हमसे क्या बोला गया है कि ये 4,1 का डिस्टेंस निकाल दो इससे। तो मैंने क्या कहा कि अगर इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस हम निकाल रहे थे तो डायरेक्ट निकाल दे रहे थे फॉर्मूले से। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ऐसा कहाँ कन्फर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। ये 90 डिग्री वाला डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए वो फॉर्मूला होता है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस निकालना तो है, लेकिन जो डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में मेजर्ड along the line making an angle of 135 डिग्री with the positive axis। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सोचो कि जो ये x है इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, समझते हो ना, राइट साइड से डायरेक्शन लो यहाँ पे और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंगल 135 डिग्री बनाती हुई कोई लाइन जाए, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन सर, ठीक है, जो मैं अब ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये लाइन, ये 135 मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके अलोंग नापना है। इसके अलोंग मतलब समझते हो कि इस लाइन को उठा के तब तक शिफ्ट करो जब तक ये पॉइंट ना आ जाए। ये पॉइंट आ गया, बस छोड़ दो यहीं पे। अब आप देखोगे कि ये पॉइंट यहाँ पर है, अब इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस मतलब इस लाइन के सीध में चलना है और जब तक ये वाली लाइन ना आ जाए तब तक चलते रहना है ना। तो यानी कि यहाँ से हम चलेंगे 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 चलेंगे, लाइन को जैसे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे रुक जाएंगे सर, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी, है ना। तो मुझे ए बी निकालना है सर। देखो अब ध्यान से देखो, ए बी क्या है? ए बी ए से इस लाइन का डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? जो ये 135 डिग्री बना रही है लाइन, इसके अलोंग नापा गया है, इस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस है,
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो सर देखो, जो ये ग्रीन वाली लाइन है ना, जो ये ग्रीन वाली लाइन है ना, इसको मैं बोल दे रहा हूँ L2। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ? L2। अपना अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? अपना अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए सर, जरा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये वाला पॉइंट ही मुझे किसी तरह से पता लग जाए, जिसके कोऑर्डिनेट मैं x1 y1 बोल दूँ, तो क्या ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा नहीं बन जाता कि अगर आपको ये ए पॉइंट पता है, बी पता लग जाए, तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ही तो निकालना है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब सारी कहानी यहाँ पे आकर रुक जाती है कि x1 y1 जैसे ही पता लगेगा, बस ये क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बन गया, 10th क्लास का क्वेश्चन है ना। तो कैसे पता लगा सकते हैं हम x1 y1, बस इस पे फोकस करो। लॉजिक समझ में आ गया ना, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम डायरेक्ट पॉइंट और लाइन के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे नहीं लगा पा रहे, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है या नहीं हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको, उसकी बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो कि जो हमने भी पिछला क्वेश्चन किया, इसमें मैं दो लाइन की इक्वेशंस अगर मेरे पास है, उनको सोल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पा रहा हूँ। भाई इनको सोल्व किया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो लाइन 1 है, जिसको मैंने लाइन 1 बोला, इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया ताकि मैं बार बार जब भी पूरा ना बोलना पड़े वो सारा। और जो ये लाइन 2 है सर, क्या इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट बी है? आप बोलोगे बिल्कुल। तो क्या मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा? आप कहोगे हाँ। और अगर मैं सोल्व करके ये निकाल सकता हूं तो इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास इसकी इक्वेशन तो है, इसकी इक्वेशन भी तो होनी चाहिए। जब लाइन 2 की इक्वेशन मेरे पास होगी तभी तो इसकी इक्वेशन और उसकी इक्वेशन को सोल्व करूंगा मैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मतलब लाइन 2 का हमें इक्वेशन निकालना है पहले। लाइन 2 की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। लाइन 2 पे एक पॉइंट पता है मुझे ए 4,1, ये लाइन 2 पे भी तो है, मतलब लाइन 2 पे ही तो है, ठीक। और इसका एंगल पता है 135, तो थीटा पता है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, स्लोप पता लगा सकता हूँ इसका, ठीक है। एंगल पता ही है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा लेट स्लोप ऑफ ए बी, है ना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी बोल दो, या फिर इसको हमने नाम दिया L2 ए बी बोल सकते हो। लेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम है सर। तो जाहिर सी बात है एम क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा tan थीटा। थीटा कितना है सर? 135 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा tan 135 डिग्री। तो यानी कि एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? अब यहाँ से इसको आप ले सकते हो tan 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? ये tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। ये सब आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। तो m की वैल्यू -1 हो गई क्या? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि यार इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए था। स्लोप तो बहुत आसानी से मिल गया मुझे, स्लोप तो मुझे बहुत आसानी से मिल गया। अब ये स्लोप किसका नहीं मिला है? स्लोप मिला है सर लाइन 2 का, जिसको हम लाइन ए बी भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, ठीक है। फिगर यहाँ पे बनानी जरूरी है ताकि टीचर समझ पाएँ कि आप ए किसको बोल रहे हो, बी किसको बोल रहे हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार इतना होते ही इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हैं हम लोग। हम इक्वेशन ऑफ ए बी दैट इज लाइन 2 भी कह सकते हो आप, है ना। इक्वेशन ऑफ ए बी यानी कि लाइन 2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस x1, ठीक है, ठीक है। कमेंट में बताते रहा करो यार वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में, ठीक है। लाइक भी नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर भी नहीं करना मत करो, कमेंट जरूर गिरा करो, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम x माइनस x1। अब यहाँ पे देखना जरा, अब जो इस लाइन पे पॉइंट है 4 और 1, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं x1 y1 से थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए। अब आप कहोगे हमने x1 y1 तो उसको मान लिया है। अरे कोई बात नहीं यार, ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है ना तो लो यार, इसको x1 y1 ना बोल के, है ना, x1 y1 ना बोल के मैं सीधा सीधा xy ही बोल देता हूँ, मैं सीधा सीधा xy ही बोल देता हूँ। अब तो ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो x1 y1 से, ठीक है। तो y1 कितना है? 1 है सर, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना आया सर? -1 आया। x माइनस x1, x1 कितना आया सर? 4 आया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें समझ में अगर आ रही हैं तो अब आपको देखना है ऊपर की साइड, यानी अब यहाँ से हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पहले x को इधर लाओ, माइनस एक्स होगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे x हो जाएगा, ठीक है। फिर y वाला टर्म लिख दो और फिर जो भी बच गया उस तरफ ले जाना, -1 -4
मल्टीप्लाई करके +4 हो गया, -1 हो गया प्लस में, यानी कि +1 गया तो 5। ये हो गया सर लाइन 2 का इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है पता लग गया ना, ये लाइन 2 की इक्वेशन है सर, ये लाइन 2 की, लाइन 2 इसलिए मैंने नाम दे दिया ताकि समझाना आसान हो मेरे लिए कि मैं लाइन 2 किसको बोल रहा हूँ। लाइन 2 यानी कि ए बी का इक्वेशन हो गया सर ये, ठीक है। अब क्या मैं इस इक्वेशन उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। मैं इसको 2 ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि मैं 2 किसको बोल रहा हूँ, इक्वेशन 2, ठीक है। क्या मैं 1 और 2 को सॉल्व कर सकता हूँ? यस। मैं क्या बोलूँगा, पुट y इज इक्वल टू 4x, है ना। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 सर, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि फिगर का भी वाइट है, इसका भी कलर वाइट है, मिक्स ना हो दोनों, ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। देखो अब जैसे हम ये पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह तो x आएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा सर, है ना। x की जगह तो x आएगा, बट y की जगह कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, बराबर है 5। 4 और 1 5x बराबर 5, तो x बराबर 1 सर, x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर 1 मिल गया सर, x बराबर मतलब ये जो b का कोऑर्डिनेट है x, क्योंकि ये हम किसको सोल्व कर रहे हैं, लाइन 1 और लाइन 2 को, तो मतलब लाइन 2 लाइन 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो आएगा इनको सोल्व करके, सीधी सी बात है। तो x अगर 1 आ गया तो x को 1 इसमें पुट कर दो, है ना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x 1 है तो y 4 हो जाएगा, तो y कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा सर, y 4 मिल गया सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे जिसको हमने x y बोला था, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,4, वो क्या हो जाएगा 1,4। तो क्या ये 1,4 हो गया अगर, और मुझसे क्या पूछा गया था कि भाई इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो इस लाइन के अलोंग जो कि आ रहा है ए बी, तो क्या मुझे ए बी निकालना है, हाँ। तो मैं क्या बोलूँगा, ए बी कितना होगा सर, ए बी कितना होगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो यार देखो, है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो जो ये ए बी था ना, इसकी बात कर रहा हूँ सर, ये है अपना ए बी, जिसको मैंने वहाँ वाइट कलर से दिखाया है, ठीक है। तो ये ए बी जो है, इसमें ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट ए है 4,1, ये वाला पॉइंट बी कितना आ गया 1,4। तो भैया इसका डिस्टेंस निकालना तो अब बच्चों का खेल हो गया ना, है ना। तो 1 - 4 x2 - x1, है ना, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 + 9 18, √18 यानी कि 3√2, है ना। ये तो आपको लिखना आता होगा, 3√2 यूनिट या इकाई, समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, है ना। √18 आप क्या ले सकते हो, 3√2, 3 3 9 3 18। तो ये देखो यार कितना आसान सा सवाल था ये, है ना, बहुत आसान सा था ना, मज़ा आ गया होगा। आगे चलते हैं और देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यार ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान सा है। इसमें क्या बोला गया, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक लाइन की बात की गई सर, ये समझो कोई लाइन है, ये समझो कि कोई लाइन है, ठीक, ये क्या है, कोई लाइन, ठीक। और ये जो लाइन है ये मिरर की तरह काम करती है, मिरर की तरह काम करती है इस पॉइंट के लिए। मतलब क्या है कि समझो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1,2, ठीक है। अब जैसे समझो कोई शीशा हो जिसके इस तरफ पॉलिश्ड हो, इस तरफ पॉलिश्ड हो मतलब चमकदार सतह कहाँ पे है, इस तरफ, है ना। तो यानी कि इसकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं पीछे, है ना। तो आपको पता है कि अगर ये यहाँ पे आप खड़े होगे तो आपकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। तो मान लेते हैं कि जो इमेज बन रही है ना, पहले मैं डैश 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 हटा दूँ, आप समझ जाना, ऐसा पॉलिश करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर मान लो, ठीक है। और जो इसकी इमेज बन रही है उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मान लो h, k। ये वाला पॉइंट जो था मान लो पॉइंट ए है, और इसकी जो इमेज बन रही है, ठीक है, ये जो पॉइंट था मान लो ये पॉइंट पी है, और जो इसकी इमेज बन रही है वो है क्यू। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं सर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सर, कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा जिसकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं u,
मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं साइंस में वी, यू और वी, याद आ रहा है ना? ठीक है, मिरर वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि हम यहाँ पे यू वी अभी नहीं लिख रहे हैं, बट आप समझ जाओ। ठीक है, तो ये बीच वाला पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसको मैं ए बोल देता हूँ, है ना? इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ए। और जो लाइन है सर, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना? इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 1। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, लाइन 1। ठीक है, और जो ये पॉइंट है इसको चलो हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया x, y, या x डैश y डैश। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, x डैश y डैश। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? फिगर समझ में आ गया ना कि भाई एक लाइन है जो किसी पॉइंट के लिए मिरर की तरह वर्क कर रही है, मतलब इसके सामने खड़ा है तो इसकी इमेज पीछे बनेगी, जितनी दूरी पे खड़ा है उतनी दूरी पीछे बनेगी, मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट ए होगा, यानी जो पॉइंट ए है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे लेट क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट हमने माने हैं h, k, ये इमेज है, इज द इमेज ऑफ जो पॉइंट गिवन था, इसको मैंने ए बोल दिया, यानी कि 1, 2 इन लाइन L1 को, जिसको हमने किसको माना L1, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? यहाँ से क्लियर हो गई? तो इसका मतलब क्या है सर, देखो इसका मतलब तो ये हुआ ना सर, ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब जो मैंने आपको समझाया ना, बस वही लिख के दिखा रहा हूँ। लिख के दिखाने का तरीका क्या हुआ, इसका मतलब ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, है ना? यहाँ पे क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ए से पी का डिस्टेंस बराबर आएगा ए से क्यू का डिस्टेंस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में आता है। अभी आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो, इतना लिख दोगे चल जाएगा। समझ में आ गई बात कि भाई ए पी और ए क्यू बराबर हैं? फिर से समझ लो, क्योंकि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी ही पीछे इमेज बनती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, है ना? क्योंकि ये प्लेन मिरर है, उसकी प्रॉपर्टी लगाएं तो ए मिड पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, है ना? यानी कि h प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ रखा है सर। और इसी तरह से y डैश क्या होगा साहब, y डैश क्या हो जाएगा, y1 y2 को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना? आपको फोकस करना है पी क्यू पे। पी क्यू में ए जो है इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 को जोड़ो, किनारे किनारे वाले x जोड़ के डिवाइड बाई 2 करो तो h प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। y निकालना है इसका, तो y जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 हो गया। मुझे बताओ कि क्या ये समझ में आया आपको? कमेंट में यस नो कुछ भी लिखते चलना, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे है? हाँ, तो क्या उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो पॉइंट ए है, यानी कि देखो अब, यानी कि यहीं से लिख रहा ना, यहीं से आप कह सकते हो कि जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया h प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका y कोऑर्डिनेट आ गया k प्लस 2 डिवाइड बाई 2, है ना? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए, इसका हम बोल सकते हैं पॉइंट ए लाइज ऑन लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। भाई अगर पॉइंट ए लाई करता है इस लाइन पे तो पॉइंट ए इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका क्या मतलब हो गया सेटिस्फाई करने का, कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स की जगह पुट कर सकते हो, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई की जगह पुट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो ना? तो बस वही करना है सर आपको। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पे x है, x की जगह h प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक्स की जगह h प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस फिर 3 है, फिर यहाँ पे y है, y की जगह पे क्या है सर, k प्लस 2 डिवाइड बाई 2, प्लस में 4 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, और अपना मकसद याद है ना भाई, मकसद नहीं भूलना भाईजान। देखो मकसद क्या है,
मकसद है अपना h, k निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे h और k निकालेंगे अगर हम, तो अपना काम बन गया ना, इसकी इमेज ही तो निकालनी थी, उसके कोऑर्डिनेट h, k है, ठीक है। और देखो अब इसके बाद क्या करो, सबको 2 से गुणा कर दो, सबको 2 से गुणा करोगे यहाँ क्या बचेगा, h+1 माइनस 2 कट गया होगा, 3 गुणा में k 3k माइनस 3 दूनी -6 हो गया, और 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 8, सबको 2 से गुणा कर दिया सर। अब यहाँ से क्या बचेगा, h-3k, h-3k, 8 में 6 गया 2 और 1 3, 3 को उधर ले जाओ -3, ठीक है। तो यहाँ पे h और k में एक रिश्ता मिल गया आपको, h और k में एक रिश्ता मिल गया आपको, है ना। इसको हम कौन सी इक्वेशन बोले, अभी क्या नाम दिया है किसी इक्वेशन को, नहीं दिया ना, चलो इसको इक्वेशन 1 ही बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मिली ना, h और k में एक इक्वेशन मिल गई। देखो अपना मकसद क्या है, h और k निकालना, h k में मुझे एक इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल हैं, अगर मुझे एक इक्वेशन ऐसी और मिल जाए तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके मिल जाएगा h और k। वो कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये करना। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लगेगा अपने पास कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है सर, क्योंकि जब प्लेन मिरर के सामने कोई चीज़ रखी जाएगी उसके जस्ट पीछे इमेज बनेगी, तो जो मिरर होता है ना, ये इस लाइन के जो इनको ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन कर रही है, मिरर उसके परपेंडिकुलर होता है सर एकदम, ये बात भी याद रखना, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों टुकड़े बराबर थे। खैर बराबर वाला तो कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, अब 90 वाला कॉन्सेप्ट देख लो। यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ PQ का, और इसका स्लोप निकाल लूँ लाइन 1 का, लाइन 1 का स्लोप मैं मान लो M1 बोल दूँ, और जो PQ है इसका स्लोप M2 बोल दूँ, तो क्या M1 M2 मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, हाँ, वहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन मिलेगी। कैसे, जरा ध्यान से देखना। पहले मैं M1 निकाल लेता हूँ। M1 कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है x - 3y + 4 = 0 है सर, है ना। ये क्या है, ये लाइन 1 की इक्वेशन है, ये क्या है, ये है लाइन 1 जो मैंने L1 से दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x उधर जाएगा माइनस में, 4 भी उधर जाएगा माइनस में, फिर ये -3 अगले स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, -3 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये हट जाएगा, और यहाँ पर -3 डिवाइड में जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसका स्लोप जिसको हम M1 बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैंने फिगर में लिख दिया M1 है, आप लिख लेना, लेट स्लोप ऑफ दिस लाइन इज M1। तो M1 कितना, ऊपर 1 है ना, तो 1/3 आ गया, तो इसका स्लोप 1/3 आ गया। अब मुझे पता है कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है सर, वो परपेंडिकुलर है लाइन L1 के, जिसको मैंने बोला है। इसका मतलब इन दोनों का स्लोप है ना, यहाँ पे आप लिख लेना, लेट स्लोप ऑफ PQ = M2 है सर। तो मुझे पता है जो PQ का स्लोप है यानी कि M2, और लाइन 1 का स्लोप M1 है, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है -1, बस यहीं से काम बन गया। ध्यान से देखो, अब M2 की वैल्यू मुझे क्या पता, नहीं मुझे पता है वैसे, कैसे, ध्यान से देखो, ठीक है, डायरेक्ट भले ना बताओ, लेकिन PQ इसका ही तो स्लोप है, तो y2 - y1 यानी k - 2, तो M2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी कि h - 1। भाई इस पे PQ पे 2 पॉइंट पता है ना मुझे, P और Q, इंटू में M1 सर, M1 आया है 1/3 इज इक्वल टू है -1, इज इक्वल टू है -1। अब इसको सॉल्व कर लो यार, है ना। तो कितना हो जाएगा, k - 2 को इस 1 से गुणा किया तो k - 2 ही रहेगा, खैर वो तो। नीचे वाला 3 इंटू में h कितना हो जाएगा, 3h उधर ले जाओगे तो -3h मल्टीप्लाई होगा ना -1 से, फिर 3 इंटू में -1 -3 इंटू में करोगे -1 यानी हो जाएगा +3, है ना। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो सीधा, k की वैल्यू कितनी हो गई, -3h + 5, इसको बोल दो इक्वेशन 2, और इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, है ना। यानी कि ये जो इक्वेशन आई थी आपके पास, है ना, इसमें पुट कर दो ये जो k की वैल्यू आई है आपके पास, इसको, ठीक है। जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हटा दूंगा इसको, क्योंकि अपना फाइनल आंसर नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया है ना। k को इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुट k इन इक्वेशन 1 क्या है सर, h - 3k, h-3k इज इक्वल टू है -3। तो यहाँ से आ गया h - 3, k की जगह क्या आ जाएगा सर, k की जगह ये सर आ जाएगा -3h + 5, है ना, इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से कितना मिल गया सर, ये हो गया h प्लस 3h 9h, और ये कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू कितना है -3। तो यहाँ से 10h की वैल्यू कितनी आ गई सर,
12, तो h कितना आ गया सर 6/5, 12/10 यानी 6/5, तो h मिल गया 6/5, ये अपना आंसर है h 6/5। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, h कितना आया है 6/5, तो अब और क्या निकालना है, k और निकालना है सर। तो k तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि k जो है इसकी वैल्यू सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे हमने रखी थी ना, k = -3h + 5, वैल्यू रख दो यार, 6/5 रख दो, -3 इसकी वैल्यू क्या है 6/5 + 5 है सर, तो कितना हो गया -18/5, और इसको 5 से गुणा कर दो सीधा ना, 25, सबके नीचे 5 आ जाएगा, 18 7 25 होता है नहीं, 7/5। ठीक है, ये हो गई k की वैल्यू। अगर हम फाइनली आंसर लिखना चाहें, वहाँ जगह नहीं है तो मैं इसे इधर लिख रहा हूँ, या वहीं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इमेज ऑफ, जो 1,2 की इमेज थी वो क्या आई थी सर, वो आई थी h, k, है ना, यानी कि h की वैल्यू कितनी आई है 6/5, k की वैल्यू कितनी आई है सर 7/5। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर एकदम। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसे भी। इसमें क्या बोला गया, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस वन एंड दिस वन, ये 3 लाइन दी गई हैं, इन तीनों से जो एरिया बनता है ट्रायंगल का वो इतना आता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ठीक है ना, इसको आप समझो, ठीक है, कि ये समझो अपना x एक्सिस हुआ और ये अपना y एक्सिस हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन क्या है, y = m1x, प्लस में क्या है c1, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, या फिर आप यूँ कह दो ये लाइन 1 की इक्वेशन है, ताकि मैं फिगर में ब्लॉकेट करूँगा ना, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ताकि आप पहले फिगर समझ पाओ, तब आप क्वेश्चन अच्छे समझ पाओगे, है ना। ये अपनी लाइन 1 हो गई। उसके बाद एक लाइन 2 दी गई है, क्या दिया गया है, y = m2x प्लस में c2 है सर, ये मान लो ये है लाइन 2। ठीक है, ये क्या है लाइन 2 और ये क्या है लाइन 1 की इक्वेशन। एक और चीज़ दी गई है सर, x = 0, है ना, क्या दिया गया है, x = 0, ये है लाइन 3, ये क्या है लाइन 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x = 0 तो y एक्सिस ही होता है, यानी कि जो अपना ये y एक्सिस है यही क्या है, यही x = 0 वाली लाइन है, यही x = 0 वाली, यानी लाइन 3 आप बोल सकते हो कि लाइन 3 तो अपने को पता है, ठीक है ना, कि यही लाइन 3 है सर, यही लाइन 3 हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद अब अगर हम निकालना चाहें कि भाई 3 लाइनें अगर देखो इस तरह से काटें तो एक ट्रायंगल बनता है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3 लाइनें अगर इस तरह से काटें तो एक ट्रायंगल बनता है, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है हमें। तो पर ये 3 लाइन कहाँ कहाँ काटती हैं, उसके लिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो वो निकालना आसान है। आप L1 L3 को सॉल्व करोगे, L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। उसके लिए क्या है, x = 0 इसमें पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पुट x = 0 इन इक्वेशन ऑफ लाइन 1। ठीक है, तो यहाँ पे x = 0 पुट करोगे तो y = कितना मिल जाएगा सर, y = c1 मिल जाएगा। तो यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3 कितना आ गया सर, लाइन 1 लाइन 3 को सॉल्व करके x क्या था 0, y कितना आ गया c1, ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें, ठीक है, इसमें x 0 है y c1 मान लो यहाँ पे कहीं है, ये जस्ट ऐसे ही मान रहे हैं हम, रफ फिगर है ना, 0, c1, 0, c1 किसका इंटरसेक्शन होगा सर, लाइन 1 और लाइन 3 का। लाइन 3 तो देखो ये रही, लाइन 3 तो y एक्सिस ही है, ठीक है, और लाइन 1 अभी मैं बना रहा हूँ, थोड़े रुक जाओ। इसके बाद अब मैं बोलूँगा पुट x = 0 इन इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है सर। अगर हम ये पुट करें तो यहाँ से हमें देखो x = 0 लाइन 2 में पुट करो, लाइन 2 ये रही, इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, y = c2 आ जाएगा सीधा सीधा, y = कितना हो जाएगा c2, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आ गया कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ x = 0 कौन सी लाइन थी,
लाइन 3 यानी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 और ये किस में पुट किया, लाइन 2 एंड लाइन 2, क्या हो जाएगा, x0 है yc2 है सर, x0 है yc2 है, किसका, लाइन 3 और लाइन 2 का, लाइन 3 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं होगा, है ना, ये बोल देते हैं, ये पॉइंट क्या आ गया, x0 है और y क्या है सर, c2 है ना। अब रफ फिगर आपको बनानी है, किसी तरफ तो काटती होंगी तभी तो ट्रायंगल बनेगा, मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये है एक लाइन और ये है दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन पता है ना आपको, तीसरी लाइन, क्योंकि अभी मैं इससे दिखा रहा हूँ, तीसरी लाइन तो अपना वाई एक्सिस ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट अपने को पता है ना, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये तीसरा जो पॉइंट है ना ये पॉइंट सी है। अभी इसके कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता, इसको मैं एक्स वाई बोल के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्स वाई बोल के छोड़ दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन 3 है, जो 0 और C1 आया था, 0 C1 आया था, ये लाइन 1 और लाइन 3 का आया था, यानी 0 C1 लाइन 1, यानी कि ये क्या है, ये अपने पास लाइन 1 है सर। तो ये कौन सी लाइन बच गई सर, ये लाइन 2 होगी सर। अब आप देख लो जाए, ठीक है, लाइन 3 लाइन 1 का इंटरसेक्शन 0, C1, ठीक है, लाइन 3 लाइन 2 का इंटरसेक्शन 0, C2। अब मुझे किस तरह से ये एक्स वाई पता लग जाए तो मुझे लाइन 2 और ये क्या है, लाइन 1 है, इधर भी लिख देता हूँ, है ना, ये लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन मिल जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है सर, लाइन 1 लाइन 2 का, तो लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस सॉल्व करते हैं लाइन 1 एंड लाइन 2 की इक्वेशन। देखो जरा, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ये क्या है, लाइन 2 की इक्वेशन, और y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये क्या है, लाइन 1 की इक्वेशन, है ना। आप क्या करो, लाइन 2 वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा दो सर, क्योंकि एक वेरिएबल तो ऐसे एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, घटा दिया इसको, ठीक है, ये क्या थी, ये लाइन 2 वाली इक्वेशन थी, ठीक, ये क्या है, लाइन 1 की इक्वेशन है। आप 1 2 ही लिखना, मैं लाइन 1 2 लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, ठीक है। देखो y माइनस वाई 0 बचेगा सर, इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लोगे, m2 माइनस m1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, m2 माइनस m1 और x कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ से क्या, c2 माइनस c1 प्लस में क्या बचेगा सर, c2 माइनस c1। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे x को इधर लाओगे तो माइनस में आएगा, माइनस आने का मतलब है m2 माइनस 1 की जगह आप m1 माइनस m2 लिख दो ना, ठीक है, इधर लाओगे तो निशान बदल जाएगा ना, m1 माइनस m2 हो जाएगा, और उधर क्या बचा रहेगा अब, c2 माइनस c1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, c2 माइनस c1 डिवाइड बाई दिस, यानी कि m1 माइनस m2। तो यार जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो पता लग गया अपने को, x कोऑर्डिनेट इतना है सर, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे, x को पुट कर दो ना इनमें से किसी में भी। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू कितना है, c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 इन लाइन 2, है ना, इस लाइन में पुट कर दो या लाइन 1 में पुट कर दो, आप किसी में पुट कर सकते हो ना, चलो लाइन 1 में पुट कर दो, किसी में कर सकते हो। तो लाइन 1 क्या है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये क्या है, y इज इक्वल टू m1x, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे प्लस में c1, x की वैल्यू देखो ये रही, क्या है ये, c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। तो जरा इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू m1 c2, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा लेंदी है, फिर m1 c1, अब नीचे वाली चीज़ इधर भी गुणा होगी ना, तो m1 c1 फिर माइनस m2 c1, और सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको गुणा कर दिया तो सबके डिवाइड में आ जाएगा m1 माइनस m2। अब मैं आपको एक खास बात बताऊं, इसका y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता है कि x निकाल लिया ना, इससे ही काम चल जाएगा।
उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं अपने को, ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी समझा दूंगा अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो y इज इक्वल टू, ठीक है, इससे ये कट गया m1c2 माइनस m2c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ये आ गया अपने पास, तो इसका मतलब क्या है सर, ये देखो हमने सॉल्व किसको किया, लाइन टू लाइन वन को, यानी कि लाइन टू लाइन वन का इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट सी है ना, इसका मतलब पॉइंट सी अपने को पता लग चुका है, जगह है क्या यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं, छोटा कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, जगह है, हो जाएगा इधर ही, ठीक है, यहाँ से देख लो, ठीक है, अभी हो सकता है उतना साफ आपको ना दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा छोटा कर दिया, पीडीएफ में साफ आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट सी था ना, इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता लग चुके हैं, है ना, ये जो पॉइंट सी था, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके कोऑर्डिनेट थे x, ये था c2 माइनस c1 डिवाइड बाई दिस, और y है ये, ठीक, तो यहाँ से मैं सीधा बोलता हूँ, चलो ठीक है, इतना भी जगह वेस्ट नहीं करते, मैं सीधा बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया कौन सा निकालना था, एरिया निकालना था जो x इक्वल टू 0 वाली लाइन, यानी ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के बीच में ट्रायंगल है सर। अब इसके बीच में कौन सा ट्रायंगल पड़ रहा है सर, इसके बीच में पड़ रहा है ये वाला ट्रायंगल, दिख रहा है आपको, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, याद करो, मैंने इसको याद करने का ट्रिक भी बताया था कि आप यहाँ पे x1 लिखो, जगह छोड़ दो, प्लस में x2 लिखो, जगह छोड़ दो, प्लस में यहाँ पे x3 लिखो, जगह छोड़ दो, और ये मोड बंद कर दो, यही बताया था ना मैंने, याद करो, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं y माइनस वाई लिखो, फिर यहाँ पे y माइनस वाई लिखो, फिर यहाँ पे y माइनस वाई लिखो, है ना, y माइनस वाई, और अगर ये 1 से शुरू हुआ है तो 1 के बाद 2 आता है, यानी कि यहाँ पे लिखो अपने रफ कॉपी में 1 2 3, ठीक है। इतना करने के बाद देखो ये कहाँ से चालू हो रहा है, x 1 से, है ना, x कहाँ से चालू हुआ, 1 से, तो ये चालू करोगे 2 से, यानी 2 3, तो यानी कि 2 3 से कहाँ हो गए 1 पे, तो 3 1, फिर 1 से कहाँ जाओगे 2 पे, 1 2, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब देखो असलियत में मैंने क्या बोला था कि भाई इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, कि फॉर्मूले में आप क्या करो, यहाँ से शुरुआत करो, और इस चक्कर में चलो, ऐसे आपको ऐसे चलना है सर, ठीक है, यानी कि यहाँ शुरुआत करोगे x1 फिर x2 फिर x3, ऐसे चलना है, x1 x2 x3, तो यहाँ से ये y1 वो y2 या y3 हो जाएगा। आप देखोगे जहाँ भी y3 आ रहा है, जहाँ पे y3 आ रहा है, जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है, वहाँ का x तो 0 है, x1 x2 0 है, x1 0 x2 0, जब x1 x2 ही 0 है, x1 0 x2 0, तो भैया एक बात बताओ, y हम पुट करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है यार, है ना। तो सीधा मैं क्या बोलूँगा, ये हो जाएगा 1/2, x1 0 है तो 0 इंटू में समथिंग 0 हो गया, पुट करने के टेंशन में मत रहो, x2 इज़ 0, ये भी 0 हो गया, क्यों, फिर से समझ लो यार, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ फॉर्मूले में ट्रायंगल वाले x1 y1, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ x2 y2 से ट्रायंगल के फॉर्मूले में एरिया निकालने के लिए, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ x3 y3 से, ये बोल रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, x1 देखो ना, x1 0 है तो 0 इंटू में समथिंग 0 जाएगा, आप कुछ भी हो, ये x2 भी 0 है सर, 0 इंटू में समथिंग 0 जाएगा, ये बोल रहा हूँ। हाँ बस यहाँ पे x3 क्या है, यहाँ पे वो पुट करना है, यानी ये वाला x, और y1 y2, तो y1 तो c1 है, y2 c2 है, तो c1 c2 यहाँ पे x3 की वैल्यू ये, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 था, ठीक है। खैर अभी मैं समझाने के लिए लिखा है ये सारा, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज जाओगे बाद में PDF देख के, ठीक है। तो ये पहले मैं एक बार मिटा लूँ, ठीक, मिट गया। हाँ अब देखो, अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, मैंने क्या बोला, यहाँ शुरुआत करनी है, देख लेना, ये कहाँ शुरुआत की हमने, x1 0, अंदर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आएंगे x2 पे, अंदर कुछ भी आए y3 y1 फ़र्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है। हाँ x3 पे जब आओगे तो ये वाला x लिखोगे, ये वाला x मतलब ये रहा, c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ये हो गया, ये किसकी वैल्यू है, मैं तीर बना दे रहा हूँ x3 की, ताकि आप समझ जाओ PDF देख के बाद में, और यहाँ पे y1 और यहाँ पे y1 मतलब c1 है सर, और y2 अगला वाला यानी c2 है सर, और मोड बंद कर दो, अब समझ में आ जाएगा आपको, तीर बना दिया मैंने, है ना, कि मैंने इसको x3 y3 लिया, अब ऐसे भी समझना 1 2 x1 y1 x2 y2 वो x3 y3 होगा, क्लियर होगी बात।
क्लियर होगी बात। अब आ जाओ यार, कितना आसान से सॉल्व बन गया देखो ये। ठीक है, अगर आप ये सब पुट करने जाते हैं ना बहुत देर लग जाती है। ये तो जीरो हो गया, भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो C2 माइनस C1 है, क्या वहाँ पर भी C2 माइनस C1 है? नहीं, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो ये भी C2 माइनस C1 बन जाएगा। देखो ना, ये C2 माइनस C1, ये भी क्या बन जाएगा? C2 माइनस C1, यानी उसका स्क्वायर हो गया। मैंने क्या कहा, यहाँ से माइनस कॉमन लेते ही ये C1 माइनस C2 से C2 माइनस C1 बन गया। तो ये भी C2 माइनस C1, ये भी C2 माइनस C1, उसका स्क्वायर आ गया। हाँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद बना, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2। अब जैसे इतना हुआ देखो, अब C2 माइनस C1 का स्क्वायर तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि जब मोड के बाहर निकालोगे तो ये पक्का है कि ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा। जो बाहर वाला माइनस है वो हट जाएगा अगर आप मोड हटाओगे तो, क्योंकि स्क्वायर है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, हटा सकते हो। बाहर जो माइनस था वो हट गया। हाँ, M1 माइनस M2 क्या हो हमें नहीं पता, तो इसके लिए इसको मोड में लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता है। अब देखो ये तो चीज़ कभी नेगेटिव होगी नहीं, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, उतना साफ नहीं आएगा, बट PDF में क्लियर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी एग्जाम्पल 15 की बात कर लेते हैं। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 15 है ना, ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज बस आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी क्वेश्चन आसान है। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है ए लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट दिस, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। कहने का क्या मतलब वो समझो, है ना। सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन एक बार समझ गए, सॉल्यूशन आसान है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लाइन है कोई, है ना, कोई एक लाइन है जिसको इन्होंने ए लाइन लिखा है ना, मान लो वो ये रही ए लाइन, है ना, यानी कि वो ये वाली लाइन है, लाइन 1। ठीक है, एक लाइन कुछ इस तरह से है कि इसका जो सेगमेंट है, इस लाइन का सेगमेंट, इस लाइन का सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, मान लो वो सेगमेंट ये रहा। इस लाइन का जो सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेगमेंट ये रहा। ठीक है, ये वाला जिसको मैंने ए बी नाम दिया। तो इस लाइन का एक सेगमेंट दो लाइंस के बीच में फंसा हुआ है ना। ये जो सेगमेंट है ये है बिटवीन दी लाइंस। अब जो लाइंस की बात कर रहे हैं ना, ये है L2 और L3। L2 और L3 को मिला के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लाइंस। ठीक है, तो इस लाइन का सेगमेंट इन दो लाइंस के बीच में कुछ इस तरह से फंसा है सर कि इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा, इस सेगमेंट का मतलब AB का, वो हो जाएगा 1,5। और हमसे पूछा गया है कि भाई जिस लाइन का एक सेगमेंट था इसकी इक्वेशन निकाल दो, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन में समझ में आ गया तो फिर से देखो एक बार, जिस लाइन की बात की गई है इसको मैंने बोला है लाइन 1। तो लाइन 1 का जिस सेगमेंट की बात की गई है वो गुलाबी हिस्से से आपको दिख रहा होगा, ये सेगमेंट है जो लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में इस तरह से है कि जो पॉइंट P है यानी कि 1,5, ये इसका मिड पॉइंट है AB का। और हमें इस लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है ना। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे सर, इसको हम कैसे करेंगे। देखो जो पॉइंट B है इसको मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट मान लो है x2 y2 से। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो या तो मुझे इसका स्लोप पता होता और एक पॉइंट पता होता तब भी काम बन जाता, लेकिन मुझे एक पॉइंट तो पता है, स्लोप पता नहीं है। स्लोप निकालने का भी कोई चारा भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सोचो कि क्या हो कि मैं इनमें से चाहे B निकाल लूँ चाहे A निकाल लूँ, कोई एक पॉइंट निकाल लूँ, मान लो मैं यही निकाल लूँ x1 y1 की वैल्यू, तो यानी कि पॉइंट B भी तो इस लाइन पे है। तो इस लाइन पे मुझे दो पॉइंट पता लग जाएंगे, एक है 1,5, दूसरा है x1 y1, तो इसकी इक्वेशन निकल जाएगी, है ना। तो बस अब यहीं से हमें जुगाड़ करना है कुछ ताम झाम करके कि भैया किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x1 y1 को। क्लियर हो गई बात। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट P है सर, ये वाला पॉइंट है ना, और ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट A है, ध्यान से देखो, जब हमने इस लाइन सेगमेंट को देखा AB को, तो P इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट होता है ना एट 1,5 पे, यानी जो सेगमेंट है अगर 1,5 पे बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर तभी होगा ना, बिल्कुल बीचों बीच हो ये पॉइंट P, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पॉइंट P है सर, जिसे मैंने 1,5 बोला है ना, पॉइंट P को, इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB।
जो ए बी सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है पी, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन को पढ़ के पता लग जाता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तो देखो मिड पॉइंट में क्या पढ़ा था, अगर बीच के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो तो एक्स क्या होता है, x1 x2 को जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 1 आना चाहिए, है ना। तो यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया क्या कि x1 प्लस x2 बराबर होना चाहिए 2 इंटू 1 यानी कि 2। ये हो गई इक्वेशन 1, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है यानी 5, वो y1 प्लस y2 करके आ सकता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करके आ सकता है, ठीक है। डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि 5। तो क्या यहाँ से मुझे y1 प्लस y2 की वैल्यू 10 नहीं दिख रही? क्या दिख रही है सर, 10 आ गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। बताओ किसी को भी समझने में दिक्कत है क्या कि ये दोनों इक्वेशन कैसे आई मेरे पास? किसी को भी समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। बस आप इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन 1 है और जो ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको याद रखना। अभी इनका काम पढ़ने वाला है, मैं इसको हाईलाइट करके छोड़ दे रहा हूँ सर, मैं बस इसको हाईलाइट करके छोड़ दे रहा हूँ, इसका काम अभी पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे किसी तरह से कोई एक पॉइंट पता लग जाए, चाहे x1 y1 ही पता लग जाए, चाहे x2 y2 ही पता लग जाए, मेरा काम बन जाएगा। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है ना, दोनों पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, कोई एक पॉइंट निकालो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ। अब मुझे क्या चाहिए सर, मान लो मैं x1 y1 में फोकस करता हूँ, मुझे x1 y1 चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x1 y1 तो चलो इस लाइन पे था, ठीक है, क्या वो लाइन 2 पर भी है? बिल्कुल है। तो मैं बोलूँगा जो पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 बोले हैं, है ना, लाइज, ये लाई करता है ऑन किस लाइन पे? लाइन 2, है ना, लाइज ऑन लाइन 2। लाइन 2 मैंने किसको बोला है? चलो मैं लिख देता हूँ, लाइन 2 मैंने बोला इसको, ठीक है, यानी कि 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको बोला है ना। तो इसका मतलब है इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए सर। देखो ना, कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना उसकी इक्वेशन को। तो मतलब यहाँ पे x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया 5x1 माइनस में y की जगह y1 प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। बस यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल के रख लो सर। यहाँ से y1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा -5x1 और +4 जाएगा -4, लेकिन ये y के साथ माइनस बचा हुआ है, तो मतलब माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दो। माइनस से है ना, ये माइनस भी तो बचा हुआ है, माइनस से दोनों तरफ गुणा करोगे प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y1 मिल गया सर, है ना। अब y1 को भी, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऐसे देखो जो आंसर होता है वो फाइनल स्टेप में पैक किया जाता है, बट मैं अभी जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपकी नज़र यहाँ बनी रहे, समझाने में मुझे आसानी होती है सर। हाँ, पेपर में आप फाइनल जो आंसर आएगा जिसको आपको टीचर को हाईलाइट करना होता है वही ऐसे डब्बे में पैक करना, बट मुझे अभी जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। दिल पे मत लेना इस बात को यार, ठीक है। कहीं फिर कहो अरे सर आंसर आया नहीं, पैक कर दो पहले, ठीक है। ये आ गया समझ में? अच्छा, इसी तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ कि x2 y2 तो इस लाइन पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ से ये भी तो कह सकता हूँ ना सर, मैं बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मैंने बोले हैं, ये लाई करता है, लाइज ऑन लाइन 3 है सर, लाइन 3 है ना। x2 y2 इस लाइन पे भी लाई करता है, इसको मैंने क्या बोला, ये लाइन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है सर। हाँ, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? बोलोगे बिल्कुल करेगा। मतलब x की जगह x2 रख दो ना, तो यानी क्या हो जाएगा 3x2 प्लस 4y की जगह y2, इसका y कोऑर्डिनेट y2 है ना, -4 इज इक्वल टू सर 0 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से मैं y2 की वैल्यू निकालूंगा तो यही आएगा क्या? 3x2 उधर गया -3x2, -4 उधर गया सर +4, और ये जो 4th है इसके साथ यहाँ बचा रहेगा, अगले स्टेप में वो डिवाइड में जाएगा, मैं यहीं पे ले आ रहा हूँ, है ना, डिवाइड बाई 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि भाई y2 भी अपने को पता लग चुका है सर। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ऐसा कि इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, है ना। फिर से कह रहा हूँ, दिल पे मत लेना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जो हाईलाइटेड एरिया है ना सर, सिर्फ उसको देखना, इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले हाईलाइट किया था ताकि आपको समझाने में आसानी हो। बहुत कुछ सोचता हूँ मैं आप लोगों के लिए, अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी यार ये चैनल थोड़ा आगे लेके जाना है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये और ये सारी चीज़ें x1 x2 में ही हैं, x1 x2 y1 y2 यही नज़र आ रहा है। मतलब इनको सॉल्व करें ना तो हमें कहीं ना कहीं से वैल्यू मिलती हुई दिख रही है। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ सर, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, y1 + y2 = 10। ध्यान से देखो, मैंने कहा y1 + y2 बराबर तो 10 लिखा हुआ है। ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मैं y1 की वैल्यू ये रही पुट कर दूँ, y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ और ये y2 की वैल्यू भी वहाँ पे पुट कर दूँ। बिल्कुल, y1 की वैल्यू क्या है, 5x1 + 4, तो y1 की वैल्यू है 5x1 + में 4 प्लस y2 की वैल्यू क्या है सर, -3x2 + 4 है ना, -3। अब इसको मैं चाहूँ तो 4 को पहले भी लिख सकता हूँ ना, है ना, 4 को पहले लिख दे रहा हूँ मैं, 4 -3x2 / 4। देखो वही है ना, ये 4 मैंने पहले लिख दिया और -3x2 बाद में लिख दिया और / 4, ठीक है। क्या ये बराबर है 10 के, आप कहोगे बिल्कुल है, क्या दिक्कत है, रहने दो। देखो जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे नीचे 4 है ना, सबको 4 से गुणा करो पहले, 4 गुणा में 5 हो जाएगा 20, है ना, 4 गुणा में 4 हो जाएगा 16, इसको 4 से गुणा करोगे नीचे वाला 4 हट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 4 -3x2। अच्छा 20x1 है सर, ये है ना, 20 के साथ x1 भी तो है भैंस के यहाँ, उसको मत भूल जाना, ठीक है। = 4 से गुणा कर रहे हो जाएगा 40, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बन रही है सर, देखो 20x1 - 3x2, मैंने पहले ये वाली चीज़ लिख दी है, फिर ये वाली चीज़ लिख दी है, बराबर क्या है सर, 40 उधर है और ये 16 और 4 20 इधर है सर, है ना, ये 16 और 4 ये 20 ये भी तो है, 20 को उधर माइनस में ले जाओगे सर, है ना, तो 20 को उधर माइनस जाओगे, 40 - 20 यानी 20 बच जाएगा। अब ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 5, बोलेंगे क्या इसको, कितनी हो गई थी, तो 4 ना 5 हो गई सर। अब जरा खास बात देखो, 20x1 x2 मतलब x1 x2 में इक्वेशन है और x1 x2 में तो हो यहाँ भी दिख रहा है कुछ हमें, x1 x2 2 है साहब, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 + x2 = है ना, = 2 है सर, बोल सकता हूँ क्या, सॉल्व कर लो ना इसे, है ना, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ से किसको क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि चलो यार यहाँ 3 है ना, 3 से गुणा कर दो। ध्यान से देखो, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि एलिमिनेशन मेथड लग सके। यहाँ 3 गुणा करा, यहाँ 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा कर दिया सर। ये असल में कहाँ से लाया हूँ मैं, जो इक्वेशन 1 थी उसका 3 टाइम्स किया है सर मैंने, यहाँ से समझ जाना आप। इक्वेशन 1 थी क्या, ये कौन सी थी भैंस की आँख, हाँ 1 ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी था x1 + x2 = 2, इसका 3 गुना कर दिया सर। अब सीधा ऐड कर दो ना इनको, ठीक है, अब सीधा ऐड कर दो इनको। अब देखो जरा, देखो 3x2 कैंसिल हो गया, 20 और 3 मेरे ख्याल से 23 ही होता है ना, 23x1 = 20 और 3 दूनी 6, ये 6 लिखा हुआ है सर, 26 होता है सर। तो क्या यहाँ से x1 की वैल्यू 26/23 आती हुई नज़र नहीं आ रही आपको, 32 लिख दिया ना, उल्टा चल रहा है दिमाग, 3 पहले लिख रहा था। x1 कितना आ गया, 26/3 सर, x1 कितना आ गया, 26/3। ये हमारे काम का है, तो इसको तो ज़रूर हाईलाइट करना है ना, ये हमारे काम का है साहब, ये हमारे काम का है सर, ठीक है। क्लियर हो गई बात, x1 26/23 आ गया सर। अब अगर मुझे x2 पता लग जाए तो बस काम बन जाएगा। x2 पता लगाते हैं सर, x2 कैसे पता लगाऊंगा, जरा ध्यान से देखो। अब मैं ना नए पेज पे कर रहा हूँ सर, x2 पता लगाना है ना, तो जरा ध्यान से देखो। मुझे पता है x1 + x2 2 है सर, है ना, मुझे क्या पता है x1 नहीं x2 क्यों पता लगाना है, x2 नहीं पता लगाना, रुको, ठीक है। अब जैसे मुझे x1 पता लगा, मुझे y1 पता लगाना है बस सर, y1 पता लगाना है। y1 क्यों, क्योंकि कोई एक पॉइंट x1 y1 है, वो x1 है x2 नहीं है, इसलिए x2 मत निकालने बैठ जाना, ठीक है। y1 पता लगाना है, y1 कहाँ है भैंस की घेरा, y1 क्या है, 5x1 + में 4, है ना। तो अब इसके बाद है ना, इसके बाद वाला स्टेप देख लो, मैं यही कर दे रहा हूँ यार, इतना तो पहले ही करता फिर आगे चलेंगे, है ना, मतलब मैं तीर भी बना दे रहा हूँ कि इसी स्टेप के बाद आपको यहाँ पे देखना है। देखो इस तीर के बाद आप यहाँ देखो, उस तीर के बाद इसके नीचे मत देख लेना, इसके बाद तो आपको इधर देखना है सर, ठीक है। मैं सब कुछ बनाता चलूँ ताकि आपको PDF में बाद में दिक्कत ना हो यार।
है ना। इसके बाद तो हमने यहाँ किया था, लेकिन अब इसके बाद यहाँ देखना है आपको, है ना। मैं ग्रीन से ही लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं, ठीक है। तो y1 क्या है सर, 5x1 + 4, तो हो जाएगा 5x1 + में 4, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, 5 गुणा में x1 कितना है, 26/23, प्लस में कितना है 4, ये कितना आ जाएगा सर, देखो ना, 26 पंजे 130, 130/23 था, 23 को 4 से गुणा किया 92, है ना। तो 130 और 92 करोगे कितना हो जाएगा, 9 3 12, 222 है ना, 222/23 है सर। तो यहाँ से आपको y1 पता लग गया सर, यहाँ से आपको y1 भी पता लग गया, है ना, यहाँ से आपको y1 भी पता लग गया है सर, ठीक है। अब x1 y1 पता है, अब ज़रा ध्यान देना, अब आपको ध्यान कहाँ देना है, देखो मैं अगले पेज पे करूँगा, नहीं तो अभी बहुत घिच-पिच जाएगा, ठीक है। या जगह बच रही है क्या, देख लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो रहा है वैसे तो, है ना, वो ज़्यादा घिच-पिच जाएगा, आगे ही चलते हैं। देखो मुझे क्या करना था, मुझे लाइन L1 की इक्वेशन निकालनी थी, मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ सर, बाकी चीज़ें, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना था, देखो ज़रा ध्यान से, मुझे लाइन L1 की इक्वेशन निकालनी थी, इस वाली लाइन की, है ना, ये जो लाइन है L1, ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी थी, जिस पे ये वाला पॉइंट जो B था ना, वो था अपने पास x1 y1, यही था ना, जो कि मेरे पास कितना आ गया है, एक आया है कितना है मुझे नहीं आता भाई, एक आया है, x आया है 26/23 और 222/23, है ना। x कितना आया है 26/23 और y आया है 222/23। एक तो ये है पॉइंट इस पे, और एक पॉइंट क्या है सर इस पे 1,5 है, जिसको हमने P बोला है। इसके नीचे कहीं ना कहीं A भी है, x2 y2, बट अभी उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, समझ में आ गया ना, मतलब ये वाली लाइन बनाई मैंने, ये वाली लाइन मैंने आगे बना ली है, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ L1, है ना, इक्वेशन ऑफ L1 क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, चलो, है ना। यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 क्या है, मान लो m, तो m क्या हो जाएगा सर, ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। m क्या हो जाएगा सर, y2 - y1 कर दो, है ना, या फिर इसमें से कर दो ना, y2 - y1 यानी कि 222/23 माइनस y1 कितना है सर 5, डिवाइड बाई x2 - x1 कितना है 26/23 माइनस 1, है ना। तो यहाँ से y2 - y1, x2 - x1 स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो कितना हो जाएगा 23 पंजे 115, 115 को 122 में घटाओगे 107, यानी ये बच जाएगा m बराबर 107, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे 23 बचा है, पर इसके नीचे भी 23 आएगा, मत लिखो, 23 कम 23, 26 में 23 गया 3, ये आ जाएगा सर m, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्या आ जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, है ना। आप किसी को भी y1 x1 मान लो, यहाँ पे इसको मानना ज़्यादा आसान रहेगा, वो तामझाम पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसको ही मान लो, y - y1 यानी कि 5 इज इक्वल टू m कितना है सर 107/3, और यहाँ पे क्या है सर x - x1 कितना है 1, तो इसको गुणा करोगे हो जाएगा 3y, 3 पंजे 15 बराबर 107x, 107 गुणा में 1 यानी 107, है ना। तो इसको करोगे तो हो जाएगा 100, x वाला कोफिशिएंट हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, 7 इधर ले आओ, 3y माइनस में, है ना। और एक काम करो ना, उधर वाली चीज़, ठीक है, और 107 इधर आएगा और -15 उधर जाएगा प्लस में, तो +15 करोगे कितना बचेगा माइनस का 92 इज इक्वल टू 0। इधर लिखने की बजाय एक काम करो ना, इसको इधर किसका हो और उधर ही लिख दो 0, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आया सर, ये क्या है अपना फाइनल आंसर, ये गुलाबी वाला जो भी है ना, ये अपना फाइनल आंसर है। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया वो समझाने के लिए था, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं है क्या, इतने थे क्या, कौन सा एग्जाम्पल था ये, 15वां था ना, ये 16वां था। देखो क्वेश्चन क्या है कि पहले तो 2 लाइन दी गई हैं, है ना। जो 2 लाइन है आप देखोगे ना, अगर ध्यान से पता करो तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, सीधी सी बात है ना। तो ये आपको फिगर बनाने में थोड़ी हेल्प कर देगा,
ठीक है। वैसे आप कैसी भी रफ फिगर बना सकते हो, बट मैंने मान लो ऐसी फिगर बनाई, ठीक है, जिसमें से ये वाली जो लाइन है मैंने बोला लाइन 1, और ये जो लाइन है इसको मैंने बोल दिया लाइन 2, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई जो लाइन 1 है, लाइन 1 में किसको बोल रहा हूँ, लाइन 1 में बोल रहा हूँ इसको 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, है ना, इक्वेशन 1, ये लाइन 1 की इक्वेशन है। लाइन 2 में किसको बोल रहा हूँ सर, लाइन 2 में बोल रहा हूँ देखो इसको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 यानी लाइन 2 की इक्वेशन है ये, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सर, उसको पहले समझो, उसको समझना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो आप फिर गड़बड़ा जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शो दैट द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, यानी कोई एक पॉइंट है जो मूविंग पॉइंट है, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट मतलब उस पॉइंट का लोकस जहाँ जहाँ से होकर वो गुजर रहा है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें दिखाना है, और वो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इन दोनों लाइन से इक्वल रहता है। मतलब क्या है, जैसे सोचो कि जैसे कोई एक पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से निकाला d1 और इस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाला d2, तो ये हमेशा बराबर आता है, यानी कि मैं d1 d2 को बराबर लेके चलूँगा हमेशा, ठीक है। ऐसे सोचो ये यहाँ पे वो पॉइंट, अभी यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल आए, सोचो यहाँ वो पॉइंट तो यहाँ से आए, ये पॉइंट यहाँ होगा तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल आए, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट का लोकस बनाओगे ना, ये क्या है, पॉइंट का पाथ, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है आपको, यही क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है सर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, लेट दैट मूविंग पॉइंट इज दिस, लेट दैट मूविंग पॉइंट इज दिस पॉइंट P बोल देता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया है ना x1 y, या h कोमा k बोल देते हैं, ठीक है, जिसका मैंने क्या बोल दिया h कोमा k, ठीक है। ये वो मूविंग पॉइंट है, मतलब ये जहाँ भी जाता है, याद रहे फिर से, ये जहाँ भी जाएगा, मान लो इधर आएगा तो इसका डिस्टेंस ये वाला और इसका ये वाला बराबर होना चाहिए, ऐसे ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ये आगे जाएगा तो भी ऐसा ही है, ठीक है। ये मान लो इस तरफ आता है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यहाँ आएगा दोनों से डिस्टेंस 0, तो देखोगे ना कि अगर आप इसका पाथ देखो, जैसे कि मैंने अभी समझाया, फिर से समझा रहा हूँ, जिसका पाथ देखोगे ना, ये क्या है, ये पाथ है सर, ये क्या है, ये पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट P, ठीक है। ये क्या है, ये डैश 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 से आपको दिख रहा है, ये पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट P है। ये एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाना है कि मतलब ये पाथ स्ट्रेट लाइन है और कोई कर्व वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमें दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं, अब उसी की बात कर लेते हैं सर, ध्यान से देखना। मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, d1 इज ऑलवेज इक्वल टू d2। d1 मतलब क्या है, मैंने यहाँ दिखा दिया फिगर में, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा अलग से कि पॉइंट P का डिस्टेंस लाइन 1 से, और d2 क्या है, पॉइंट P का डिस्टेंस लाइन 2 से। समझना की बात, ये बराबर है। अब सोचो यार, लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, इसके अंदर आप लिखोगे ax1, अब इसकी जगह ये है ना, 3x की जगह x1 माइनस 2y की जगह y1, c इधर आएगा -5। डिस्टेंस वाला पॉइंट तो याद है ना आपको, मतलब फॉर्मूला तो याद है ना कि अगर एक लाइन होती है सर, लाइन की इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो और यहाँ कोई पॉइंट हो सर x1 y1, तो जो डिस्टेंस होता है वो कैसे लिखते हो आप, वो आप लिखते हो भाई a लिखा, x के लिए जगह छोड़ दी, प्लस b लिखा, y के लिए जगह छोड़ दी, प्लस c लिखा, इसको मोड में पैक किया, डिवाइड बाय अंडर रूट जो a है उसका स्क्वायर प्लस में b है उसका स्क्वायर, x की जगह क्या पुट कर दिया, x कोऑर्डिनेट पॉइंट का, और y की जगह y कोऑर्डिनेट पॉइंट का, ऐसे ही करते हैं ना। तो वही कर रहा हूँ यार, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, देखो ax by c को इधर ले आना, मतलब 5 को इधर ले आना है, c बन जाएगा, तो ax by c, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -2, ठीक है। इनकी जगह क्या रखते हो, जैसे पॉइंट जो भी है x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, जैसे इस लाइन से डिस्टेंस निकालना हो, पॉइंट है h, k, तो यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट h और y कोऑर्डिनेट k आ जाएगा सर। लॉजिक समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू d2, फिर से वही है, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस है सर, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ax1, यहाँ पे a क्या है 3 x1, फिर b क्या है 2 y1,
5 को इधर लाओगे -5, ये हो गया C। समझ में आ गया। अच्छा, डिवाइड बाई क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ के लिखते हैं x1 y1। अब फिर से x1 y मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, h और k। आप देखोगे ये दोनों चीज़ें तो सेम आ रही हैं यार, कट जाएंगी, ठीक है। -2 का स्क्वायर भी + 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3h - 2k -5 = मोड दोनों तरफ हटा रहे हो तब भी आप प्लस माइनस के साथ हटाओगे, कितना हो जाएगा ये 3h + 2k -5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। बस हमें इसको सॉल्व करना है ना। इनको सॉल्व कर लेते हैं सर, ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 केस बनेंगे। एक केस क्या होगा, 3h - 2k -5 = प्लस दिस, यानी कि 3h + 2k -5, या फिर ये वाली जो चीज़ है 3h + 2k -2k -5 = माइनस ऑफ दिस का मतलब -3h -2k +5। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो एक एक करके सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो 3h से 3h कट गया, मतलब ये वाली चीज़ h पे डिपेंड ही नहीं करती है सर, h तो बची ही नहीं रहा, ठीक है। 2k इधर आएगा तो हो जाएगा -4k, और -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यानी k की वैल्यू आ गई 0 सर, k की वैल्यू 0 आई, k की वैल्यू 0 आई। अब पॉइंट क्या था सर, है ना, और इंडिपेंडेंट ऑफ h है सर। क्यों है सर, क्योंकि आप अगर आप k की वैल्यू पुट भी करोगे ना, k की वैल्यू 0 पुट करना, h से h कट जाएगा, मतलब h में कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब आप चाहे रख के देख लेना, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ h है। अब देखो हमारा पॉइंट क्या था, h, k था सर। अब यहाँ पर h क्या है सर, इसको अगर मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की तरह मानूँ तो k क्या है सर, y कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये y = देखो ना, k = 0, मतलब कुछ कैसा दिख रहा है हमें, ध्यान यहाँ ये स्टेप समझना जरूरी है। k = 0 का मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट 0 है सर। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब क्या होता है सर, y = 0 इज एक्सिस, क्या है सर, y = 0 है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये y = 0 होगा, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये एक हमेशा लाइन बनेगी, कौन सी, x एक्सिस वाली। x एक्सिस भी एक लाइन ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट x एक्सिस विच इज ए लाइन। तो इस केस में भी लाइन आ गया कि भाई जो मूविंग पॉइंट का फोकस रहेगा उसमें देखो, है ना, y कोऑर्डिनेट क्या हमेशा 0 है, x पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि x कोऑर्डिनेट h था, इंडिपेंडेंट ऑफ h है सर, h मिलेगा ही नहीं आपको, पहले गायब हो जाएगा। और अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 की अगर हम बात करें ना सर, ध्यान से देखो, केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2k से 2k कट जाएगा, k पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। 3h इधर आएगा, ये हो जाएगा 6h = -5 उधर गया, हो जाएगा 10। तो h क्या हो जाएगा 10/6 यानी 5/3। अब h क्या है, y कोऑर्डिनेट नहीं, x कोऑर्डिनेट, ये क्या है इसका x कोऑर्डिनेट है सर, ये x कोऑर्डिनेट है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h, k माना था ना हमने। h कोऑर्डिनेट किसका, पॉइंट का नाम क्या था, p था ना शायद, है ना, p का, है ना। तो मतलब ये वही तो है पॉइंट p, h, k, ठीक है। तो इसका h यानी x कोऑर्डिनेट इतना है, तो यानी कि ये x = 5/3 के सिमिलर ही है, मतलब इसी की तरह है कुछ, कि जैसे x, मेरे ये ऐसा लिखने का मतलब है x कोऑर्डिनेट जो भी आ रहा है इसका 0 हाँ 5/3 आ रहा है कांस्टेंट। मतलब एक ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल टू होगी, मतलब इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन, है ना, मतलब कि इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। x बराबर समथिंग आप बना के देखना चाहे, x बराबर समथिंग क्या होता है, एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगेन इट इज़ अ लाइन, हमें तो बस यही दिखाना है ना, इट इज़ अ लाइन। ये क्या है, ये लाइन है। तो दोनों केस में आपको दिख गया ना, मूविंग पॉइंट का लोकस लाइन आ रहा है, इस केस से देख लो या उस केस से देख लो,
ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इस कन्फ्यूजन में ज़रूर हो सकते हैं कि वो कहेंगे कि सर एक काम करो ना, के की वैल्यू देखो यहाँ आ गई 0 और यहाँ से एच की वैल्यू आ रही है, तो जो पॉइंट हो जाएगा वो एच कोमा के था, तो ये पॉइंट 5,3 5/3 0 क्यों नहीं हो सकता, ये एच हो गया, ये के हो गया, है ना, क्योंकि के की वैल्यू 0 है और एच की वैल्यू 5/3। ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये अलग अलग केस हैं, ये अलग अलग केस हैं, या तो ये वाला है या ये वाला है, और लग रहा है ना बीच में, ये वाला और ये वाला, तो इसका x इसका y इसके पास अलग से है, इसका x इसका y इसके पास अलग से है, इसका x उसके y के साथ मत जोड़ देना। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट समथिंग है, x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो गायब है। इसमें यहाँ पे x कोऑर्डिनेट समथिंग है, y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो गायब है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।